यस। नमस्कार स्टूडेंट, एक बार फिर सभी का हार्दिक स्वागत है आपके इस ज्योग्राफी क्लासेस के अंतर्गत। और हम पढ़ने जा रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसमें से काफ़ी सारा चैप्टर हमारा हो चुका है। बार बार रिपीट करता हूँ, जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि। अब वो 3 टॉपिक थे, तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो भी जितनी भी डिटेल हमें चाहिए उनसे रिलेटेड वो सारी की सारी हो चुकी है। उनसे बनने वाले जो जितने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन सारे के सारे हम वहाँ पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब इसी चैप्टर में, और मैंने लास्ट क्लास में कहा था, एक टॉपिक आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? बिल्कुल सिंपल सा है, पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती है जनसंख्या को लेकर, या फिर हम कह दें कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। कि जनसंख्या में हमने जो वितरण देखा था, जनसंख्या में हमने जो घनत्व देखा था, जनसंख्या के अंतर्गत हमने जो वृद्धि देखी थी, उन सभी के बाद और यहाँ इसी में और लास्ट एक टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जनसंख्या को लेकर, या फिर कहें जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से इसका संबंध होगा, सारी बातें हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जब पढ़ेंगे तो इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें स्पेशली 2 पॉइंट आते हैं। एक क्षेत्र होता है ग्रामीण, एक क्षेत्र होगा कैसा होगा? ग्रामीण। एक क्षेत्र होगा तो कैसा होगा? शहरी। एक क्षेत्र है तो वो ग्रामीण है और एक क्षेत्र है वो है शहरी। अब इन दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं? ग्रामीण जो क्षेत्र विशेष होते हैं उनका आधार क्या होता है? जीवन निर्वाह का आधार उनका क्या होगा? कृषि होगा, मूल रूप से ये होगा। ये क्षेत्र विशेष हैं तो उन क्षेत्र विशेषों में रहने वाले लोग हैं वो कैसे होंगे? शिक्षित होंगे, किंतु ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको, अशिक्षित वर्ग आपको ज़्यादा मिलेगा। और इनका जीवन का स्तर कैसा होगा? कहीं ना कहीं निम्न स्तर आप कह सकते हो। यानी अगर देखा जाए तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पे हम आधार मानेंगे ग्रामीण क्षेत्र, और उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के जीवन निर्वाह का आधार क्या है? कृषि है। या फिर हम कहें वहाँ रहने वाले लोग हैं तो वो पूर्ण रूप से साक्षर नहीं है, वो अशिक्षित होंगे। और इनके जीवन स्तर का अगर हम आधार देखें या इनका जीवन का स्तर देखें तो स्तर कैसा है? इनका निम्न है। अब बात कहाँ से स्टार्ट होती है? बात यहीं से स्टार्ट होती है कि जब लोग कृषि है उस कृषि की तुलना में दूसरा कोई ऑप्शन देखें, अशिक्षा की तुलना में क्या हो जाए? शिक्षित हो जाए। निम्न स्तर की तुलना में क्या हो जाए? उच्च स्तर हो जाए। अब ये कहाँ होगा? ये होगा शहरों में। शहरों में कृषि की तुलना में हम देखेंगे तो ज़्यादातर व्यवसाय कैसा मिलेगा? उद्योग मिलेंगे। यानी यहाँ कृषि थी, यहाँ उद्योग होंगे। यहाँ अशिक्षित लोग हैं, यहाँ आप कह सकते हो शिक्षित, या आप कह सकते हो साक्षर। इनका प्रतिशत वो आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ जीवन का स्तर हम कह सकते हैं निम्न है, तो यहाँ जीवन का स्तर कैसा माना जा सकता है? उच्च माना जा सकता है। अब इसमें हम थ्योरी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं या हम क्या पढ़ेंगे? इसमें यह कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिनके जीवन का आधार कृषि है, जीवन का स्तर निम्न है, या फिर वो अशिक्षित हैं, जैसे ही वो शिक्षित होंगे, साक्षर होंगे, उनके जीवन का स्तर उच्च होता जाएगा, उनकी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी, उनकी जैसी जैसी जरूरतें बढ़ती जाएंगी। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से और स्थानांतरित होंगे किस ओर? शहरों की ओर। ये लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे थे, कृषि को आधार, अशिक्षित वर्ग, निम्न जीवन स्तर। अब इनके जीवन स्तर में जैसे जैसे सुधार होना स्टार्ट हो जाता है, ये अपने निम्न स्तर के क्षेत्र को छोड़कर और उच्च जीवन स्तर के क्षेत्र की ओर स्थानांतरण करेंगे। अब उसी स्थानांतरण में है ये गांव से और कहाँ जा रहे हैं? शहरों की ओर। शहरों में जाएंगे तो इनके पास क्रियाकलाप के अंतर्गत होगा क्या? उद्योग धंधे, उनमें अलग अलग रोजगार मिलेंगे, वहाँ आपको शिक्षा के अलग अलग माध्यम मिलेंगे, वहाँ पर आपका जीवन का स्तर कैसा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। तो ये जो एक थ्योरी है, इसी थ्योरी को हम कह सकते हैं, ये थ्योरी कहलाती है हमारी जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब इसमें क्या कुछ और होगा उस पर हम चर्चा करेंगे।
इसके अंतर्गत क्या कुछ और होगा वो देखिए। सिद्धांत की अवस्थाएं, या हम कह सकते हैं एक प्रकार से सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न चरण, या आप कह सकते हो विभिन्न स्तर, कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अंतर्गत आने वाली विभिन्न अवस्थाएं, विभिन्न चरण, विभिन्न स्तर, विभिन्न क्रम। अब वो कौन कौन से होंगे, जैसे नंबर 1, इसमें होता है उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर, कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है, इसमें आने वाली जो अवस्था हैं उन अवस्थाओं के अंतर्गत क्या होगा, जन्म दर भी उच्च होगी, मृत्यु दर भी उच्च होगी। तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म लेने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, मरने वालों की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है जो भी जनसंख्या में जितनी बढ़ोतरी हो रही है वापस उतनी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि जितने नए बच्चों का जन्म होगा उसी के अनुपात के अंतर्गत मरने वालों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, अगर यहाँ कहा जाए तो यहाँ ये ऐसा क्यों होता है, या आप आगे के चैप्टरों में पढ़ोगे भी कि जन्म दर और मृत्यु दर का अर्थ क्या होगा, तो ध्यान रखना वहाँ पर ये माना जाता है कि 1000 बच्चे हैं, उन 1000 बच्चों पर नए जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1000 बच्चों पर और नए जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है उसको तो जन्म दर कहेंगे, और इसका विपरीत 1000 बच्चों पर और मरने वाले बच्चों की संख्या है वो आपकी रहेगी मृत्यु दर। अब हमने कहा कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं, तो जितना जन्म ले रहे हैं बच्चे उतने ही उनकी अनुपात के अंतर्गत मरने वाले भी हैं, तो जनसंख्या है जिसमें जो जितनी बढ़ोतरी हो रही थी वापस उतनी कम हो जाएगी। तो ये अवस्था है, इस अवस्था को एक प्रकार से आप क्या कह सकते हो, ये कैसी हो सकती है आपकी, ये हो जाएगी स्थिर, ये आपकी कैसी हो जाएगी, स्थिर अवस्था हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, जैसा था वैसा का वैसा यहाँ पर हो चुका। दूसरा, यहाँ जन्म ले रहे हैं उसके अनुपात में मर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है, कुपोषण कह सकते हो, या फिर मूल रूप से कोई भी किसी भी प्रकार की महामारी, कि अगर जन्म जो ले रहे हैं कि जन्म लेने के बाद बच्चों के लिए खाने पीने की सुविधाएं नहीं है, या फिर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बड़े स्तर पर ऐसी कोई भयानक महामारी हो जिसका प्रकोप और लंबे चौड़े क्षेत्र विशेष में और लंबे समय तक देखने को मिले, उसका परिणाम है तो जन्म के बाद थोड़े समय के बाद ही वहाँ बच्चों की मृत्यु भी हो रही है। ऐसी अवस्था है वो है हमारी नंबर 1 उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। नंबर 2 की अगर हम बात करें, नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर भी क्या रहता है, उच्च जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी क्या है, उच्च है, किंतु यहां क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, ये निम्न भी हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, इसमें सुधार भी हो रहा है। यानी जन्म दर तो उतनी है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या तो उतनी ही है, उसमें तो कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा, किंतु यहाँ मृत्यु दर उच्च है। इस मृत्यु दर के अंतर्गत क्या हो रहा है, धीरे धीरे और सुधार हो रहा है। मरने वालों की संख्या है उस संख्या में थोड़ी सी हम क्या देख रहे हैं, कमी देखने को मिल रही है। उसके अंतर्गत मरने वाले की हैं, उन मरने वालों की संख्या में थोड़ा सा क्या हुआ है, सुधार हुआ है, या मरने वालों की संख्या को कहीं ना कहीं रोका जा रहा है। और इसके लिए क्या है, इस समय पर होने वाला कोई भी किसी भी प्रकार का जो उपचार है, क्योंकि किस वजह से हो रही थी ये समस्या,
विशेष रूप से हो रही थी किसी भी प्रकार की बीमारी, महामारी, और उस बीमारी, उस महामारी पर कुछ ही प्रकार से नियंत्रण लगाया जाता है, उस महामारी का उपचार ढूंढा जाता है, उसके लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो उस दवाइयों, उन उपचार की वजह से कहीं न कहीं मृत्यु दर जो उच्च हुई थी, उस उच्च मृत्यु दर को क्या कर लिया, थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया गया है, उसको थोड़ा सा रोका गया है, ताकि यहाँ मरने वालों की संख्या वो थोड़ी सी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ज़्यादा तो नहीं हुई, किंतु कहीं ना कहीं वो क्या हो रही है, थोड़ी सी कम हो रही है। ये नंबर 2। नंबर 3 पर देखें तो नंबर 3 पर उच्च जन्म दर तथा मध्यम मृत्यु दर। जन्म दर उच्च है अभी भी, जबकि मृत्यु दर की संभावनाएं क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। जन्म लेने वालों की संख्या तो क्या है, अभी भी उच्च है, जन्म लेने वालों की संख्या तो अभी भी क्या है, उच्च है, किंतु मृत्यु दर क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है, मरने वालों की संख्या थोड़ी सी कम हो गई है। ऐसी जो अवस्थाएं होती है, इस अवस्था में इसमें जनसंख्या वृद्धि की संभावना सर्वाधिक मिलती है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि की संभावना आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। या मैं यूं कह दूं, एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, भारत है जो इसी अवस्था में आता है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत देश में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिकतम मिलती है, तो वहां पर आप कह सकते हो उसकी वजह हम मान सकते हैं। तो आप देखोगे वहां क्या होगी, इसकी वजह है तो ये अवस्था है, जन्म की दर है वो हमेशा ही उच्च देखने को मिल रही है। जन्म दर बहुत ज़्यादा है, उससे तो जनसंख्या बढ़ रही है। मरने वालों की संख्या उसको हमने क्या कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है, उसको रोक लिया है, मरने वालों को मरने से बचा लिया। तो यहाँ पर मरने वालों की संख्या पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गया। तो ये डबल हो रहा है, जन्म तो ले रहे हैं, मरने वालों को जो था रेशो जो था उसको अब थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, तो कहीं ना कहीं अब दोनों साइड से जनसंख्या क्या है, बढ़ेगी। जो पहले जन्म ले चुके थे वो सुरक्षित हैं, पहले जो जन्म ले चुके वो सुरक्षित है। अब जो नए जन्म और लेंगे वो फिर अपने आप में सुरक्षित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हमने क्या कर लिया है, नियंत्रण स्थापित कर लिया है। तो ध्यान रखना, आपसे कभी भी पूछा जाए कि भारत है या भारत के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि है, उसको लेकर भारत जनांकी के संक्रमण सिद्धांत की और कौन सी अवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है या कौन सी अवस्था में सम्मिलित है आता है, तो आपको पहले तो ये देना है नंबर 3 की अवस्था है, वो अवस्था है नंबर 3। और उसमें अगर पूछा जाए तो उस अवस्था को आप क्या कहोगे, तो वो अवस्था है कैसी, उच्च जन्म दर की और मध्यम मृत्यु दर की। जन्म दर उच्च होगी और मृत्यु दर मध्यम होगी। ये नंबर 3। नंबर 4 मध्यम जन्म दर, मध्यम जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर। अब इसमें आप देखोगे तो क्या देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, जन्म दर को थोड़ा सा कम कर दिया। पहले तक 3 अवस्थाओं में हम जब पढ़ रहे हैं तो जन्म दर उच्च थी ऐसा ही आ रहा था, किंतु यहाँ पर क्या हुआ है, जन्म दर को यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है। कहीं ना कहीं ये सोचा गया कि जन्म लेने वालों की संख्या उसको तो हम बढ़ा रहे हैं,
वो तो पहले से बढ़ी हुई है, मृत्यु को ही हम रोक रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा विचार किया गया, थोड़ा सा शिक्षा का प्रभाव होने लगा, थोड़े से जैसे लोगों में जागरूकता दिखाई देने लगी, तो कहीं ना कहीं जन्म लेने वालों की संख्या है उसमें जो नए बच्चे हैं उनकी संख्या को निर्धारित किया जाए। पहले अगर आप देखोगे पुराने आंकड़े, आज से 20-50 साल पहले या ज़्यादा नहीं तो 30-35 साल पहले, 40 साल पहले, तो एक एक घर के अंतर्गत और एक एक परिवार में और विशेष रूप से 5 लड़के 5 लड़कियां, 7 लड़के 7 लड़कियां, या फिर 7 लड़कियां 1 लड़का, ऐसी कुछ अवस्थाएं होती थी, ऐसा कुछ देखने को मिलता था। या परिवार के अंतर्गत ये भी प्रचलन होता था कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान है तो लड़कियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं इच्छा होती थी लड़कों को लेकर। तो ऐसी थोड़ी सी मानसिकता, थोड़ा सा ही परिवर्तन हुआ, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ जन्म दर को क्या किया गया, थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, और मृत्यु की दर है वो कैसी हो गई है, यहाँ पर निम्न होगी। अब दोनों ही अवस्थाओं के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि की दर है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ही क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जन्म है, जन्म लेने वालों की संख्या को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, मरने वालों की संख्या को तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं। तो दोनों ही अवस्थाओं के अंतर्गत देखोगे। और नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5, वो है क्या, निम्न जन्म दर, निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, कि निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर। अब इसको आप देखो तो क्या है, यहां पर जनसंख्या वृद्धि है, यहां पर जनसंख्या की वृद्धि की दर है, वो आप देखोगे तो कैसी सी दिखाई देगी, एक प्रकार से स्थिर से दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि नए जन्म लेने वालों की संख्या है वो क्या हो गई है, कम हो चुकी है। मृत्यु दर भी कैसी है, कम है। तो अगर जन्म ही कम लेंगे तो मरने वालों की संख्या, उसको हमने पहले से ही कंट्रोल किया हुआ है, उसको हमने पहले से सुरक्षित रखा हुआ है। अब वर्तमान में ये कंडीशन है, तो ये क्या है, हम दो हमारे दो वाली ये है। और हो सकता है फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी विश्व में जनसंख्या में वृद्धि की दर कई देशों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में हो जाए तो हम दो हमारा एक है। किंतु ऐसी जो अवस्था है, इन अवस्थाओं में क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा लाभकारी होंगी अगर इनको रूटीन में रखा जाए, तो ये सबसे ज़्यादा लाभकारी तो होंगी। तो किसके लिए होंगी, विकासशील देशों के लिए। जैसे हम भारत की बात कर लें कि अगर जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में हमेशा जनसंख्या वृद्धि की दर हमेशा क्या होती है, अधिकतम होती है। अब अगर विकासशील देश है, वो विकासशील देश इस अवस्था को अगर मानते हैं, इसका पालन करते हैं, इस पर अगर चलते हैं, तो निश्चित ही उनके अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि की दर है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी। होने वाली वृद्धि दर को कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सकता है। किंतु ये जो अवस्था है, ये एक प्रकार से कई देशों के लिए समस्याएं भी हैं। ये एक प्रकार से ये जो अवस्था है, ये अवस्था कई देशों के लिए क्या है, समस्या भी है। वहां पर क्या हो सकती है, जनसंख्या के अंतर्गत अत्यंत कमी हो सकती है, कि वहां पर औसत रूप से जनसंख्या जो जैसी बढ़ रही थी वो पहले से ही ठीक थी। अब अगर ऐसी अवस्था हो जाए तो उस अवस्था के अंतर्गत क्या हो जाएगा, वहां बढ़ी हुई जनसंख्या में और ज़्यादा धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। या यूं हम कह दें, वहां की जनसंख्या के अंतर्गत ऋणात्मक वृद्धि दर देखने को मिल सकती है। और ऐसा अगर हम देखें, ऐसा हो सकता है ज़्यादातर कहाँ, विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में, जहाँ पर लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं कि जन्म दर कम होनी चाहिए, मृत्यु दर कम होनी चाहिए। अब अगर इस प्रक्रिया को वो ज़्यादा लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर हो सकती है कि ऐसी आ जाए कंडीशन कि वहाँ बढ़ी हुई जो जनसंख्या पहले से जितनी भी थी उसमें और ज़्यादा कमी हो जाए, तो वहाँ जनसंख्या में हो सकती है बहुत ज़्यादा कमी मिल जाए। तो ये भी एक समस्या है। ज़्यादा जनसंख्या का होना वो भी समस्या है, कम जनसंख्या का होना वो भी एक समस्या है। औसत रूप से और एवरेज जो एक संख्या में वृद्धि होनी चाहिए वो हमारे लिए अनुकूल होती है। तो अब जो हमने ये सिद्धांत पढ़ा है, उस सिद्धांत को एक बार रिपीट करेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कहा कि जनसंख्या या जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत,
जनसंख्या में हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, और उन्हीं बातों को लेकर ही हमने इस टॉपिक पर चर्चा की है। अब इस जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में क्या था, तो हमने कहा था ग्रामीण क्षेत्र और एक क्या है, शहरी क्षेत्र। जो ग्रामीण क्षेत्र विशेष होंगे उन ग्रामीण क्षेत्रों में आधार क्या होगा, कृषि होगी, शिक्षा का स्तर निम्न मिलेगा, जीवन का स्तर निम्न मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रहन सहन, सुख सुविधाएं, जो भी वर्तमान की भौतिक सुख सुविधाएं हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कम देखने को मिलती है। ये नहीं, आज भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ पर हर प्रकार की सुख सुविधाएं फिर भी बड़े शहरों की तुलना में और ग्रामीण क्षेत्रों में स्तर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, निम्न होगा। अब जब ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख लेंगे, तो उनकी जो आवश्यकता है वो गांव में तो पूरी होगी नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, वो गांव से और कहाँ पलायन करेंगे, शहरों की ओर। इसी को हम कहते हैं जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब ग्रामीण क्षेत्रों से और पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं या उच्च जीवन स्तर वाले लोग हैं, वो गाँव को छोड़कर और स्थानांतरित होंगे शहरों की ओर। शहरों में जाएंगे तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उद्योग धंधे स्थापित करेंगे या स्थापित उद्योग धंधों के अंतर्गत वो कार्य करेंगे। शिक्षा का जो स्तर है उसमें वो सुधार करेंगे, उनका जैसा भी स्तर था पहले उसमें जो भी गुणवत्ता हो सकती है वो लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे उनका स्तर कैसा होता जाएगा, निम्न से उच्च होता जाता है। तो आपको सबसे पहले इसी बात को समझना है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो होता है उसमें होता क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों की जो संख्या होती है, जनसंख्या होती है, वो जब शहरों की ओर स्थानांतरण करती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने जीवन के स्तर को उच्च बनाने के लिए, उसको हम इसमें मानते हैं। अब उसके बाद आती है बातें इस सिद्धांत के अंतर्गत मिलने वाली अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग चरण, अलग अलग क्रम, जिसमें हमने कहा है फर्स्ट थी उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। अब ऐसी जो कंडीशन मिले तो उसमें हमने क्या कहा है, ऐसी अवस्था में हमेशा जनसंख्या कैसी दिखाई देगी, स्थिर दिखाई देगी। और इसमें जन्म लेने वालों की संख्या तो उच्च है ही, जन्म ले रहे हैं बच्चे उनकी संख्या तो उच्च है ही, किंतु उसके अनुपात में मरने वालों की संख्या को भी हमने क्या माना है, उच्च माना है। अब जो जितनी संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी उतनी ही वापस क्या हो रही है, कमी हो रही है। जितने बच्चों का जन्म हो रहा था उसी के अनुपात में मरने वालों की संख्या भी क्या है, ज़्यादा है। तो जनसंख्या जो जितनी बड़ी थी वापस कम होगी, तो ये क्या हो गई, एक स्थिर हो गई। हाँ, अब इसमें क्या वजह हो सकती है, तो वजह है यहाँ पर किसी प्रकार से भूखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी या उन सब से भी महत्वपूर्ण आप कह सकते हो। तो यहाँ इस समय के अंतर्गत, इस टाइम पीरियड के अंतर्गत किसी भी प्रकार की बीमारी या महामारी जिसके परिणाम स्वरूप जन्म के थोड़े समय के पश्चात ही बच्चों की मृत्यु होती है, ऐसी है अपने नंबर 1 अवस्था। नंबर 2 था जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है। फर्स्ट और सेकंड सेम है किंतु लास्ट में थोड़ा सा अंतर है। जन्म दर उच्च है, जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर उच्च है, मृत्यु दर उच्च है, किंतु अब यहाँ मृत्यु दर में क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, सुधार हुआ है, या हम कहें थोड़ी सी क्या हुई है, कमी देखने को मिली है। जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर भी उच्च थी, किंतु यहाँ मृत्यु दर को थोड़ा सा क्या किया गया है, कंट्रोल किया गया है, निम्न हुई है, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। और जैसे ही सुधार हुआ है तो सुधार की यहाँ वजह क्या है, तो इस समय के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जो भी उपचार के लिए बनी हुई दवाइयाँ हैं, क्योंकि दवाई किसके लिए चाहिए, प्रथम अवस्था के अंतर्गत जो महामारी थी, बीमारी थी, प्रकोप था, उसको नियंत्रित करने के लिए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं उपचार किया गया, या जो कुपोषण, बेरोजगारी, भूखमरी की जो समस्या थी उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं नियंत्रित किया गया है। तो ये कंडीशन इसमें आती है। फिर अगर देखें तो नेक्स्ट में आती है नंबर 3, जन्म दर अभी भी उच्च है। अब ये लाइनें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, फर्स्ट में जन्म दर उच्च, सेकंड में जन्म दर उच्च, थर्ड में जन्म दर उच्च, तीनों में जन्म दर उच्च 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 है। मृत्यु दर पहले में उच्च थी, दूसरे में उच्च थी, थोड़ा सा सुधार हुआ, कमी हुई, तीसरे के अंतर्गत मृत्यु दर में थोड़ा ज़्यादा सुधार हुआ है, मृत्यु दर क्या हो गई है, मध्यम हो गई है। अब ये जो कंडीशन है ये सबसे खतरनाक होती है। इसमें हमने क्या लिखा है, जनसंख्या वृद्धि की संभावना यहाँ सर्वाधिक मिलती है। क्यों मिलेगी, क्योंकि जन्म की दर है वो तो उच्च है ही, नए बच्चों का तो जन्म हो रहा ही है, किंतु उसके अनुपात में मरने वालों की संख्या है उसमें हमने सुधार कर दिया, उसको भी हम बचा रहे हैं। तो बचेंगे तो वो भी क्या करेंगे, जनसंख्या को बढ़ाएंगे। तो यहाँ ये अवस्था होगी। और हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमसे कहीं पूछा जाए कि भारत है वो भारत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में आता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वो आता है तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था, या हमसे पूछा जाए उस अवस्था में क्या होगा
तो वहां होगा जन्म दर उच्च होगी, मृत्यु दर कैसी होगी, मध्यम होगी। या हम यूं कह दें विकासशील जो देश है, अधिकांश विकासशील देश हैं, वो विकासशील देश इसी श्रेणी में तीसरी अवस्था में आएंगे। उसी वजह से उन देशों के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि की संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात आती है चौथे की। चौथे के अंतर्गत क्या हुआ है, जन्म दर में परिवर्तन हो गया। यहाँ तक उस थी, यहाँ आने के बाद जन्म दर थोड़ी सी नियंत्रित हुई है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, मध्यम हो गई। और मृत्यु दर को तो बहुत ज्यादा कर लिया गया भाई, मृत्यु दर को तो काफी यहाँ पर सुधार कर लिया गया। मरने वालों पर तो एक प्रकार से लगभग जैसे नियंत्रण स्थापित करते हैं पूर्ण रूप से, वैसे से कर रखा है। तो यहाँ पर मध्यम जन्म दर, मृत्यु दर कैसी होगी, निम्न होगी। दोनों ही अवस्थाएं अगर हो जाएंगी तो जनसंख्या में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कमी। कमी का मतलब है जो जनसंख्या जिस स्तर से जिस गति से बढ़ रही थी वैसे न बढ़ के और कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये हो गई। और नंबर 5 पर थी हमारे पास है, वो थी लास्ट, जन्म दर को यहाँ नियंत्रित कर लिया गया। यहाँ अपने नियम बना दिए गए, कायदे हैं, कानून है, या लोगों की मानसिकताएं हैं, सोच है, समझ है, उसको वो ध्यान में रखते हुए और जन्म दर को यहाँ कहीं ना कहीं नियंत्रित कर लिया गया। और मृत्यु दर को पहले से नियंत्रित किया हुआ है, मृत्यु दर को पहले से नियंत्रित किया हुआ है। तो यानी ये जो अवस्था थी वो प्रथम अवस्था के समान ही हो गई। प्रथम में जन्म दर उच्च थी, मृत्यु दर उच्च थी, दोनों की वजह से कंट्रोल सा ही हो रखा था। यहाँ पर क्या हो गई, जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी कम है। तो यहाँ भी हम प्रकार से क्या कहें, जनसंख्या वृद्धि की दर है वो थोड़ी सी क्या है, स्थिर सी है। जन्म लेने वालों की संख्या उसको हमने कंट्रोल कर रखा है, तो यहाँ संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना कम होगी। और अगर देखा जाए तो हम कह रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन को विकासशील देश अगर अपनाते हैं, इस अवस्था को अगर विकासशील देश या हम कहें जैसे भारत जैसा देश है अगर इसको अपनाता है तो उनके लिए ये अच्छी बात होगी। बढ़ती हुई जनसंख्या को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, वो नियंत्रित कर सकते हैं। किंतु ये जो निम्न है, ये जो जनसंख्या की जो ये अवस्था है वो कईयों के लिए समस्या भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्गत जनसंख्या में अत्यंत कमी आ सकती है। वहाँ जो भी जितने भी लोग निवास कर रहे हैं उनकी संख्या अगर कहीं बढ़ी नहीं तो बहुत सारे ऐसे कई देश हैं जिसमें लोगों की मानसिकता है कि वहाँ क्षेत्रफल के अनुपात में जनसंख्या बहुत कम है, तो वहाँ पर ये समस्या हो सकती है कि जनसंख्या में क्या मिले, अत्यंत कमी मिले। तो ध्यान रखना भी ये है आपका वेरी इंपॉर्टेंट इस क्लास, इस अपने चैप्टर के अंतर्गत जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कई बार पूरा पूछा जाता है, कई बार इसकी अलग अलग अवस्थाएं देखी पूछी जाती हैं, उदाहरण के तौर पर पूछा जा सकता है। आप किसी भी हिसाब से किसी भी एंगल से इस चीज़ को आप जरूर पढ़ें, अच्छी तरीके से इसको समझें। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 मानव भूगोल का वो कंप्लीट होगा। पहला था मानव भूगोल का अर्थ, विषय वस्तु क्षेत्र, दूसरा था विश्व की प्रमुख जनजातियां, तीसरा है जनांकीय अपने जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि, चौथा हम आगे क्लास में करेंगे वो होगा विश्व की जनसंख्या। अब उसमें क्या होगा, कैसे होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद होगी पिछली क्लासों की तरह आपको ये भी टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद सभी का।